तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैटर टॉपिक्स। मैटर्स का मतलब क्या होता है? पदार्थ, है ना। तो हमारे टॉपिक्स का नाम है पदार्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मैटर्स। देखिए मैटर्स क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ, है ना। तो कहने का मतलब है कि पदार्थ एक सबस्टेंस है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, है ना। पदार्थ एक ऐसा सबस्टेंस है जिसके पास दो चीजें होती हैं। एक तो होता है मास, जिसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। आप 25 क्वेश्चन मत करिए क्योंकि यूट्यूब में रिकॉर्ड होगा। ओके सर। सबस्टेंस क्या है भाई? सबस्टेंस मतलब पदार्थ एक ऐसा सबस्टेंस है जिसके पास दो चीजें होती है। एक तो है मास, दूसरा क्या है भाई? वॉल्यूम बोल सकते हैं या फिर स्पेस, है ना। सबस्टेंस दो चीजों से मिलकर बना है, जिसके पास मास होता है और दूसरे के पास क्या है भाई? वॉल्यूम। मतलब पदार्थ एक ऐसा सबस्टेंस है जो मास, जिसके पास मास होता है और जो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकता है? चौक, बुक्स, है ना, टेबल, एक्सेट्रा चीजें कर सकते हैं आप, ठीक है। तो पदार्थ एक ऐसा सबस्टेंस है जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ या फिर मैटर्स। एग्जांपल्स में आपके पास चौक, बुक्स, टेबल, एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक पार्टिकल्स ले लिया या फिर एक मैटर ले लिया, वो क्या है? चौक। आपके पास चौक है तो आप इस चौक को क्या करना स्टार्ट करो? ब्रेक। इस चौक को क्या करो भाई? ब्रेक। जब आप इस चौक को क्या करोगे? ब्रेक करोगे, तो बेसिकली ये क्या होगा? आप इस चौक को ब्रेक करते जाओ तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये क्या होगा? ब्रेक होगा, ठीक है। तो आप इस चौक के एक ऐसे पार्टिकल्स के पास पहुंचोगे। कहाँ पहुंचोगे भाई? एक ऐसे पार्टिकल्स के पास पहुंचोगे जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट डिवाइडेड। चौक क्या था? एक मैटर था जिसको आपने ब्रेक करना स्टार्ट किया, तो आप चौक के एक ऐसे पार्टिकल के पास पहुंच गए जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो चौक के इस पार्टिकल्स को हम लोग नाम देते हैं क्या? एटम। चौक के इस पार्टिकल को हम लोग क्या नाम देते हैं भाई? एटम। तो अगर हम लोग एटम को डिफाइन करें तो एटम क्या है? मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट भी बोल सकते हैं इसको। एटम को क्या बोल सकते हैं भाई? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटम, ठीक है। तो अब थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं कि एक लैंग्वेज आ गई यहाँ पर, पार्टिकल्स, है ना। ये पार्टिकल्स क्या होता है? अभी अभी आपने स्टार्ट किया कि जो मैटर को जब आप ब्रेक करना स्टार्ट कर रहे हो तो वो किस में जा रहा है भाई? पार्टिकल्स की फॉर्म में जा रहा है। तो ये पार्टिकल्स के नेचर्स क्या है? क्या होते हैं पार्टिकल्स, है ना। तो एक सिंपल सी बात है भाई, पार्टिकल्स हम बात कर रहे हैं तो वो एक मैटर का ही पार्ट है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पार्टिकल्स, है ना। तो मैटर्स के आपने कितने क्लासिफिकेशन पढ़े हैं? 3। मैटर्स के हम लोग कितने क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं? 3। सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस। ये मैटर के 3 क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस। और ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ये एक दूसरे से अलग अलग किसकी बेसिस पर होते हैं? इसी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर। जैसे जैसे हम लोग पार्टिकल्स को अरेंज करते जाते हैं वैसे वैसे मैटर का स्टेट भी क्या होता है? चेंजेस होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस पार्टिकल्स को क्या करें भाई? बहुत ही पास पास रख दें, जिनके बीच में कोई गैप ना हो। पार्टिकल्स को क्या कर दे? बहुत ही क्लोज कर दे, जिनके बीच में कोई गैपिंग ना हो। तो ये एक ऐसा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग नाम करेंगे सॉलिड। जिसको हम लोग नाम क्या करेंगे भाई? सॉलिड। तो पार्टिकल्स की वो अरेंजमेंट जिनके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होती है, जो पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं? बांधे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड। तो सॉलिड की आपके पास एक और प्रॉपर्टी आपको दिख रही है कि इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? काफी क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई गैपिंग नहीं होती है ना। और एक दूसरे से क्या होते हैं? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स की 3 नेचर्स। पार्टिकल्स की कितनी नेचर्स? 3। सबसे पहले नेचर्स ये है कि एक से ज़्यादा अगर पार्टिकल्स है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है। अगर एक से ज़्यादा यहाँ पर पार्टिकल्स है तो उनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। पार्टिकल्स का सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो कि पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इनके बीच में क्या होता है भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ठीक। दूसरी पॉइंट,
पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है ना, पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है भाई, स्पेस होती है। तीसरी चीज, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल एक जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग नेचर के होते हैं। पार्टिकल्स कैसे होते हैं, मूविंग नेचर का। हम इन तीनों चीज़ों को कैसे प्रूव कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? अभी आप फॉर एग्जाम्पल देखो, सॉलिड है, लिक्विड है और गैसियस है ना। तो एक दीवार है आपके सामने, अगर इस दीवार पे अगर आप पंच मारोगे तो इसके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज पैक है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है ना, तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। आप इस दीवार पे अपना एक पंच मारो, एक पानी के बाल्टी में आप एक पंच मारो और एक हवा में पंच मारो, आपको चोट कहाँ पे लगेगी? दीवार पे पंच मारोगे। आपको चोट क्यों लग रही है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ही क्लोजेस्ट है, तो वो एक सॉलिड पैक बना रहा है। वो क्या बना रहा है? एक सॉलिड पैक बना रहा है, जिससे क्या हो रही है भाई, आपके हाथों पे क्या लग रही है, चोट लग रही है। इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उनके बीच के डिस्टेंस सबसे कम, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक, दूसरी चीज़ है हमारे पास कि पार्टिकल्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है भाई, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एक एग्जांपल आपको देते हैं, आपकी मम्मी ने आपने को बोला कि आप बेटा क्या करो, एक ग्लास शरबत बना के लेकर आओ। तो आप शरबत में क्या करते हो एक्चुअल में? आप एक ग्लास लेते हो, आप उसमें पानी डालोगे, है ना, आप उसमें मान लो वाटर डाला। ठीक, आपने एक ग्लास लिया, उसमें क्या किया भाई, आपने वाटर फिल किया, उसके बाद आप उसमें ऐड कर रहे हो शुगर या फिर सॉल्ट। आप उसमें शुगर या ऐड करोगे या फिर क्या ऐड करोगे, सॉल्ट। ठीक है, तो आप मुझे बताइए वाटर कैसा है लिक्विड स्टेज में, शुगर कैसा है सॉलिड स्टेज में है। आप देखते हो कि जब आप एक ग्लास वाटर में 1 से 2 चम्मच शुगर ऐड करते हो तो कुछ टाइम के बाद, है ना, 2 से 3 मिनट के बाद वो शुगर क्या हो जाता है, पूरी तरीके से गायब हो जाता है ना। क्या आपने कभी सोचा कि आप इस वाटर में, एक ग्लास वाटर में जब आपने 2 चम्मच शुगर डाला तो वो कहाँ चला गया? क्या कभी ऐसा होता है कि जब आप एक ग्लास पानी में, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 10 ml आपने वाटर लिया हो, स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, इस चीज़ को भी सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 ml वाटर है और आपने लिया है 10 ग्राम शुगर। कितना लिया है भाई? 10 ग्राम शुगर। 10 ml वाटर को आप 10 ग्राम शुगर में क्या कर रहे हो भाई, मिक्सअप कर रहे हो। तो जब आप ये शुगर इस वाटर में मिक्सअप हो जाता है तो जब फाइनल आपके पास शरबत बनता है, क्या वो शरबत 12 ml हो जाता है या फिर अभी भी वो 10 ml ही रहेगा? 10 ml ही रहेगा। ये क्या लॉजिक है? हमने तो 10 ml वाटर लिया था, उसमें 2 ग्राम शुगर ऐड भी किया, तो इसकी वजह से तो इसका 2 ml बढ़ना चाहिए, वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शरबत का जो ml होता है वो कितना होता है भाई, 10 ml। इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड है हमारे पास, जो लिक्विड है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, वाटर। जो लिक्विड है वो क्या है भाई हमारे पास, वाटर। लिक्विड जो है वाटर है, इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं तो स्पेस रहा होगा, है ना। अगर इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, उसी स्पेस के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में तो क्या होंगे, शुगर पार्टिकल्स होंगे। अगर ये वाटर पार्टिकल्स है तो ये क्या होंगे, जो उसके स्पेस में ऑक्यूपाई करेगा वो हो गया शुगर पार्टिकल्स। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेसेस होते हैं, है ना। अगर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो जब आप 10 ml वाटर में 10 ग्राम का शुगर ऐड कर रहे हो तो उसकी वैल्यूम क्या हो जाती, इंक्रीज होती, और वो कभी भी उसमें डिजॉल्व नहीं होता। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आप बालू और मिट्टी को आपस में मिक्स कर रहे हो तो उसकी वैल्यूम इंक्रीज होती जाती है ना। क्यों इंक्रीज होता है? वो ऐसा इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स में कोई डिस्टेंस नहीं होता है ना, स्पेस होता ही नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो, नेग्लिजिबल के बराबर होता है ना। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल के बराबर, भाई उसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये पहले एग्जांपल कि भाई पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है, इसका एग्जांपल समझ में आया। फिर उसके बाद मैंने बोला आपको कि पार्टिकल्स जो होते हैं मूविंग नेचर के होते हैं। इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया जाए? फॉर एग्जाम्पल आप एक मंदिर में जा रहे हो या फिर मंदिर के रास्ते से गुजर रहे हो, या फिर आपके घर में कोई खाना बन रहा है ना, या फिर आप कोई परफ्यूम यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमने परफ्यूम यूज किया है तो परफ्यूम तो हमने अपनी बॉडी पे स्प्रे किया, लेकिन स्मेलिंग क्या होती है,
जो रूम में बाहर खड़ा होगा वहाँ पे, या फिर सबसे कॉर्नर में जो प्रेजेंट होगा उसको भी वहाँ तक स्मेल जाती है। फॉर एग्जांपल आप एक मंदिर से गुजर रहे हो, मंदिर के रोड से, तो अगरबत्ती कहाँ जली है? मंदिर के अंदर। सुगंध कहाँ आ रही है? रोड पे। एक्चुअल में तो जो भाई आपके पास मान लो जो अगरबत्ती है, ये जो अगरबत्ती है उसकी स्मेल कहाँ तक जा रही है? रोड तक। उसकी स्मेल कहाँ जा रही है? रोड तक। इसका मतलब भाई अगरबत्ती के पार्टिकल्स तो कहाँ थे? मंदिर में। अब अगरबत्ती के पार्टिकल्स कहाँ थे? मंदिर में। ये मंदिर से रोड तक कैसे ट्रैवल किया? क्या उसके पास हाथ पैर है? नहीं। उसका नेचर है मूविंग नेचर, है ना। उसका नेचर क्या है? मूविंग नेचर। तभी तो क्या होते हैं कि भाई अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स है, जो उसकी गैसेस के पार्टिकल्स है, वो कहाँ से मूव कर रहा है? मंदिर से रोड तक। और ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पार्टिकल्स है उनके पास क्या होती है? मूविंग नेचर्स होती है। इसलिए तो कोई भी चीज़ अगर कहीं किसी कॉर्नर में हो रहा है तो उसकी स्पेल क्या होती है? दूर तक जाती है। इसका मतलब पार्टिकल्स वहाँ से क्या हुए हैं? मूव ऑन किए हैं। हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप किशमिश को रात में भिगोते हो तो सुबह में क्या हो जाती है भाई? फूल जाती है ना। चने को भिगोगे तो वो भी क्या हो जाती है? फूल जाती है। इसमें भी क्या होता है? कंसंट्रेशन का एक्सचेंज होता है ना। लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ मूव ऑन करेगा? हायर, या हायर कंसंट्रेशन से लोअर? कोई भी चीज मूव कहाँ करती है? कोई भी चीज मूव ऑन कहाँ करती है? लोअर से हायर। आप नीचे से ऊपर चढ़ते हो या ऊपर से नीचे? देखो सिंपल सी बात है, आप लॉजिक समझो। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे फ्लो करती है? हायर से लोअर। अगर आपको क्या करना है भाई? छत से पानी नीचे उतारने हैं तो वहां से आसान है, लेकिन नीचे से छत पे पानी ले जाना कठिन है। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज का जो फ्लो होता है वो क्या होगा? हायर से लोअर। कोई भी चीज हायर से कहाँ फ्लो करती है? लोअर से, है ना। अगर आप खेत में पानी भर रहे हो तो उस टाइम पे भी क्या होता है? कोई भी चीज हायर से कहाँ जाती है? लोअर साइड में जाती है। ठीक, जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? हायर टू लोअर। तो हमने क्या सीखा भाई? जो मैटर है वो एक ऐसा सबस्टेंस है जिसके पास मास भी होता है और क्या करता है? वो वॉल्यूम भी, या फिर उसके पास स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। उसके क्या बोलते हैं? मैटर्स। मैटर्स के पास एक पार्टिकल्स होता है। हमने किसी एक मैटर्स को क्या किया? ब्रेक करना स्टार्ट किया, तो उस मैटर के एक ऐसे पार्टिकल्स के पास पहुंच गए जिसको तोड़ना नामुमकिन था, है ना। मैटर को हमने ब्रेक करना स्टार्ट किया तो मैटर के एक ऐसे पार्टिकल्स के पास पहुंच गए जिसको ब्रेक करना पॉसिबल ही नहीं था। तो मैटर के उस पार्ट को ही हमने नाम कर दिया एटम्स। मैटर्स के उस पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया? एटम्स। अब उसी टाइप हमने पता किया कि जो मैटर्स है उसके तीन नेचर्स हैं। हमारे नेचर में कितने एग्जिस्टेंस है मैटर्स के? तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो हमें पता चला कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एक्चुअल में डिफरेंस क्यों है भाई? तो उनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की वजह से। जैसे जैसे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वैसे वैसे उनका स्टेट भी क्या हो जाएगा? चेंज। तो हमने ये देखा कि पार्टिकल्स के पास तीन प्रॉपर्टीज। पहला, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, और पार्टिकल्स कैसे होते हैं? मूविंग नेचर्स के होते हैं। तीनों का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। उसके साथ साथ मैंने आपको ये बोला कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपके रेलवे की बात करें तो रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, फॉर एग्जाम्पल उसने एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में ज़्यादा होता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में ज़्यादा होगा? ऑप्शन थे आपके पास सॉलिड, सेकेंड ऑप्शन था आपके पास लिक्विड, और तीसरा ऑप्शन था आपके पास क्या? गैसियस। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किस में मैक्सिमम होगा भाई? सॉलिड में। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है? कम। ठीक है। तीसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो पार्टिकल्स की मूविंग नेचर है, अगर आपके पास वही एग्जांपल है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से किसके पार्टिकल बहुत ही तेजी के साथ मूव ऑन करेगा? तो गैस के पार्टिकल्स काफी तेज मूव करेंगे। क्या सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करते हैं? नहीं। इसका मतलब ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सॉलिड के पार्टिकल्स भी क्या करते हैं? एक ही जगह पे अपने वाइब्रेशन करते हैं। उनके पास स्पेस नहीं है कि वो मूव ऑन कर पाए, लेकिन वो अपनी पोजीशन पे क्या करता है? वाइब्रेशन करता है। तो ऐसा कभी नहीं बोलिएगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उनके पास मूवमेंट नहीं होता है। वो क्या करते हैं? ये तीनों प्रॉपर्टीज को शो करेगा भाई। जो मैटर्स है, आप अपनी पहचान तो कभी नहीं भूल सकते ना। तो पार्टिकल्स की भी पहचान क्या है? ये तीन चीजें। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करता है, उनके बीच में स्पेस भी होती है, और वो क्या होते हैं? मूविंग नेचर की भी होते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स काफी क्लोज हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन तो नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी पोजीशन पे क्या करता है? वाइब्रेशन करता है। बात समझ में आई?
तो जो सॉलिड लिक्विड और गैसेस में से किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? गैस की मूव ऑन करने की स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक, अगर हम यही में तीसरी क्वेश्चन पूछ लें कि डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? एक वर्ड आ गई डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम या फिर द्रव्यमान बटे आयतन। आप हमें एक बात बताइए, अगर मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आप इस बेसिस पे आप हमें ये बताइए कि जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैसियस है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? सॉलिड की। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज्ड है। तो आप फॉर एग्जांपल मान लो कि हम इस चीज़ को इस तरीके से ऑक्यूपाई करते हैं। क्यूब देखा है आप लोगों ने? क्यूब, हाँ क्यूब, घनाभ जिसको बोलते हैं, यही होता है क्यूब। हम अगर आपको बोले कि इस क्यूब के एक फेस पे, ये जो फेस आपको दिख रहा है फ्रंट वाला फेस, इस फेस पे क्या करना है आपको? पार्टिकल्स को अरेंज करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस के। 3 फेसेस हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। आपको इसमें भी फिल करने हैं और एक इधर ले लो। देखिए आपके इस फ्रंट फेस पे क्या करना है आपको? पार्टिकल्स को अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स अरेंज किए, यहाँ पर लिक्विड के पार्टिकल्स अरेंज किए और यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? गैस के पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि इस छोटे से स्मॉल एरिया में किसके पार्टिकल्स मैक्सिमम होंगे? सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस के? सॉलिड के। सिंपल सी बात है बेटा कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही क्लोज होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोज। तो यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिकल्स को हम लोग अरेंज कर पाएंगे। और लिक्विड के पार्टिकल्स काफ़ी क्या होते हैं? डिस्टेंस पर होते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही कम पार्टिकल्स। और गैस के पार्टिकल्स तो काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए उसमें क्या होंगे? सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो डेंसिटी किस पे ज़्यादा है? पार्टिकल्स की डेंसिटी कहाँ पर है? सॉलिड। फिर किसकी बात हो रही है? लिक्विड। एंड देन किसकी बात है? गैसियस। तो डेंसिटी का अगर ऑर्डर पूछा जा रहा है तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी, फिर लिक्विड में, एंड देन किस में होगा? गैसियस में। यहाँ से आपके इस पार्टिकल वाले टॉपिक से 3 क्वेश्चन हुए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? सॉलिड में। मूविंग नेचर किसका फास्ट होगा? गैसियस में। डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? सॉलिड में। ये 3 क्वेश्चन रेडी हो गए। ठीक, बेसिक से क्वेश्चन से जो आपने इस चीज़ों से सीखा। तो पदार्थ के हमारे पास 3 नेचर है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो अब फिर से हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसियस को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो हर एक पार्टिकल्स को, मतलब सॉलिड ही नहीं होता, अगर आप थोड़ा सा भी उस पर फोर्स अप्लाई करते तो वो क्या हो जाता? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो आज ये दीवार यहाँ पर सामने नहीं दिखती। हम लोग एक वर्ड बोलते हैं डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्यों होता है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। क्लोज पैक्ड तो होते हैं, उसके साथ साथ ये भी होता है कि जो कार्बन्स होती है, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो दीवार है, ये दीवार में जो ईंट है भाई वो एक यूनिट है ना। तो वैसे ही जो डायमंड है, डायमंड का जो एक यूनिट होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। डायमंड की एक यूनिट कैसे होती है? हाँ, चतुष्फलकी जिसको बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। तो एक कार्बन अगर 4 कार्बन से अटैच्ड है तो बाकी सारे कार्बन भी तो 4 कार्बन से अटैच्ड होंगे। अब बताइए इस पैकिंग को हम लोग 3 डायमेंशन में अरेंज करते हैं। किस डायमेंशन में? 3 डायमेंशन। 3D में जब अरेंज करते हो तो जो आपको शेप मिलता है वो डायमंड की शेप मिलती है। किसकी शेप मिलती है? डायमंड की। तो आप खुद सोच सकते हो कि एक ऐसा पार्टिकल जो कि 4 अलग अलग पार्टिकल से अरेंज्ड है ना, और उस शेप को हम लोग 3 डायमेंशन में अरेंज कर रहे हैं। 3 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड देन जेड एक्सिस। अब तीनों एक्सिस में क्या कर रहे हो? इस शेप को अरेंज करोगे तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज पैक्ड मिलेगा जो कि सबसे हार्डेस्ट होगा। उसी को हम लोग नाम देते हैं डायमंड। ठीक है, तो मैटर का क्लासिफिकेशन क्या था भाई? 3। सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी क्या? सॉलिड। तो सॉलिड के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं।
फिर सेकंड क्या था हमारे पास, लिक्विड, और थर्ड था हमारे पास क्या, गैस। सबसे फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल नेचर या फिर फिजिकल स्टेट। अब बताइए, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है? सॉलिड की फिजिकल स्टेट कैसी होती है? भौतिक अवस्था सॉलिड ही होती है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में, और ये कैसा होता है? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में मैक्सिमम होगा, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस? सॉलिड में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड से कम, लेकिन गैसियस से क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा लेसर, होगा किससे, सॉलिड से, बट ग्रेटर होगा किससे, गैस से। अगर वही चीज़ अगर हम बात करें गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो यहाँ पर क्या होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो आप, क्योंकि अगर गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, बहुत ही लेस होता, नेग्लिजिबल के बराबर, तो आप वहाँ पे नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो वही अगरबत्ती जो मंदिर में जल रही है उसकी जो सुगंध है वो रोड तक उतना पहुँच नहीं पाता। तीसरी चीज़, डेंसिटी। अभी जो हमने बात की, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, सॉलिड की, हाई डेंसिटी होगी। लिक्विड की क्या होगी, सेम वही चीज़, सॉलिड से तो क्या होगा, कम, बट गैसियस से क्या होगा, ज़्यादा, सेम चीज़। अगर हम बात करें किसकी, मूविंग नेचर की, तो मूविंग नेचर किसका होगा, मूविंग नेचर जो सॉलिड में होगा वो क्या होगा, नो। लिक्विड में होगा, हाँ, गैस से क्या होगा, गैस से लेस देन किससे होगा, गैसियस से, बट गैस में क्या होगा, हाई मूविंग नेचर। अगर पार्टिकल की अरेंजमेंट की बात करें, पार्टिकल्स की किसकी बात करें, अरेंजमेंट की, तो जो क्लोज्ड अरेंजमेंट होगा या फिर जो क्लोज पैकिंग होगी वो किसकी होगी, सॉलिड की। क्लोज्ड पैकिंग किस में होगी, सॉलिड में। फिर किस में होगा, लिक्विड में। लिक्विड में जो पैकिंग होगी वो क्या होगा, सॉलिड से तो कम होगा, लेकिन गैसियस से क्या होगा, ज़्यादा अरेंजमेंट होगा। मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट मिल जाएगा आपको। कैसा अरेंजमेंट मिलेगा, रेगुलर अरेंजमेंट। लेकिन क्या गैस के पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं, नो। उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं हर एक जगह। अगर आप एक बॉटल में गैस को फिल करने की कोशिश करो तो वो जो गैस का पार्टिकल से आया वो बॉटल के नीचे नहीं होगा, वो पूरे बॉटल्स में क्या होगा भाई, रिवॉल्व करता रहेगा, है ना, मूव करेगा। तो ये थोड़ी सी पॉइंट्स थे हमारे बारे में, किसके बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस के बारे में। अगर हम सॉलिड की बात करें तो भाई सॉलिड की जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है, लिक्विड की स्टेट लिक्विड, और गैस की स्टेट कैसी होती है, गैसियस। और उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में। लिक्विड की बात करें तो वो सॉलिड से कम होगा, बट गैसियस से क्या होती है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डेंसिटी की बात करें तो हाई डेंसिटी होती है किसमें, सॉलिड में। लिक्विड की बात करें तो सेम वही चीज़, सॉलिड से क्या होगा, सॉलिड से कम, लेकिन गैसियस से क्या होगा, ज़्यादा। मूविंग नेचर की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स में कोई मूविंग नेचर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मूविंग नेचर, क्योंकि इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो क्या होगा, उसकी मूविंग नेचर्स होती हैं, ठीक है, लेकिन सॉलिड से क्या होगा, सॉलिड से ज़्यादा, लेकिन गैस से कम, ठीक। सबसे ज़्यादा मूविंग नेचर किसका होगा, गैसियस पार्टिकल्स की। और अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो हाई जो क्लोज पैकिंग होगी वो सॉलिड की होगी, एंड देन लिक्विड। और उसके बाद गैस पार्टिकल्स की बात करें तो उसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव ऑन करते हैं, ठीक है। रैंडम मोशन किसका होता है,
गैस का, गैस की मोशन कैसी होती है? रैंडम। वो किसी एक डायरेक्शन में मूव ऑन नहीं करता है, वो हर एक डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर आपसे रीज़न भी पूछा जा सकता है कि पार्टिकल्स के बीच में, मैंने अभी बोला कि जो सॉलिड है उसके बीच में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों है हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज हैं। दो चीज़ें वर्ड कर रही है, स्पेस नहीं है, स्पेस बहुत ही क्या है? कम है, और पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज है। तो इनकी दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या है? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ना। तो आप इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड करते हो कि स्ट्रॉन्गनेस की अगर बात करें या फिर स्ट्रेंथ की बात करें, तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? सॉलिड की, एंड देन लिक्विड, एंड देन किसका होगा? गैसियस। ये स्टेट भी आप मेंशन कर सकते हो कि जो स्ट्रेंथ होती है वो सॉलिड की ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की, एंड देन गैसियस की। तो ये मैटर की छोटी सी टॉपिक थी। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया मैटर्स। तो मैटर्स क्या होते हैं भाई? मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास द्रव्यमान होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर्स या फिर पदार्थ। ठीक है, फिर हमने बात की मैटर्स जो है, मैटर्स को अगर हम लोग ब्रेक करना स्टार्ट करें तो हम एक ऐसे पार्टिकल्स में पहुंच जाते हैं जिसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल होता है, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मैटर के उसी पार्ट को हम लोगों ने नेम किया एटम्स। तो मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग नाम क्या करते हैं? एटम्स। फिर हमने ये सीखा कि जो मैटर्स है वो बना किससे हुआ है? पार्टिकल्स से। तो पार्टिकल्स की कुछ 3 नेचर्स होती हैं। सबसे फर्स्ट नेचर्स, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। दूसरा नेचर, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई होती है। तीसरी पॉइंट, पार्टिकल्स मूविंग नेचर्स के होते हैं। ठीक है, ये तीनों नेचर हमने पढ़ा किसके? पार्टिकल्स के। फिर हमने देखा कि जो मैटर्स है वो बेसिकली 3 क्लासिफाइड होते हैं, 3 फॉर्म में क्या होते हैं? क्लासिफाइड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, एंड देन गैसियस। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जो होता है वो काफ़ी क्लोज, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हाई डेंसिटी होती है। अगर मूविंग नेचर की बात करें तो मूविंग नेचर सबसे कम होता है। ठीक है, अगर हम वही लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से डिस्टेंस पर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, बट गैस से ज़्यादा और सॉलिड से कम। ठीक है, और अगर हम बात करें गैसियस की तो गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर अरेंज्ड होते हैं और इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा, अगर एक और चीज़ आ गई यहाँ पर, एक आप ऑर्डर देख सकते हो, वॉल्यूम की ऑर्डर। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कौन करेगा? गैस, फिर लिक्विड, एंड देन क्या होगा? सॉलिड। आपको पता है डेंसिटी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या? वॉल्यूम। आपने देखा ना कि जो डेंसिटी का ऑर्डर था, वो किस में था? सॉलिड में, फिर लिक्विड, एंड देन किस में था? गैसियस में। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है सॉलिड की तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? सबसे कम। आप एक दूसरे का अपोजिट कर सकते हो। ठीक, और वही हम बात की गैसियस की, तो जो गैस पार्टिकल्स है भाई वो काफ़ी दूर अरेंज होते हैं, उनमें रैंडम मोशन होता है, उसमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, और वो लो डेंसिटी के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मासेस क्या होती है? कम। क्लियर है पॉइंट्स? ठीक, हम सबस्टेंस के बारे में एक और टॉपिक्स डील करते हैं कि जो सबस्टेंस होता है या फिर जो मैटर्स है वो 2 तरीके से भी क्लासिफाइड हो सकता है, 2 या 3। पहली चीज़, सबस्टेंस का क्लासिफिकेशन तो बेसिक 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ठीक है, अगर हम बात करें मैटर्स की तो मैटर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्चुअल में आप इसको मैटर्स नहीं बोल सकते हो, आप एलिमेंट क्लासीफाई कर सकते हो। किसको कर सकते हो? एलिमेंट्स। ठीक है, या फिर आप बोलो, देखो 3 चीजें होती हैं, एलिमेंट, कंपाउंड जिसको यौगिक बोलते हो, और क्या हो सकता है? मिक्सचर। 3 चीजें, एलिमेंट,
कंपाउंड एंड देन मिक्सचर्स, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, जिसको हम लोग तत्व बोलते हैं। अभी आपने देखा कि जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट था, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या था, एटम्स। और आपको पता है कि इसी एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है, हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन एलिमेंट, या फिर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन एलिमेंट। तो आप देखो जो हाइड्रोजन एलिमेंट है इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 2। क्या हाइड्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट में कोई अदर टाइप ऑफ एटम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या, नहीं। तो एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट क्या है, एक ऐसे सबस्टांस है जो एक ही टाइप या फिर सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। एलिमेंट क्या होगा, सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा, उसे हम क्या नाम करेंगे, एलिमेंट। एग्जांपल में आपके पास वही है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, एटसेट्रा ले सकते हो। तो एलिमेंट एक ऐसा तत्व है जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स दो तरीके के, कंपाउंड्स दो तरीके के, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट मिलकर के भी बना सकते हैं कंपाउंड या नहीं, नहीं। कंपाउंड्स क्या होता है, एग्जाम्पल CO2, H2O, NH3 और HCl एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, कंपाउंड्स हैं। तो जो कंपाउंड्स है वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है ना। तो कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड्स एक ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। अगर 2 सेम टाइप ऑफ एटम से मिला होगा तो उसे हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे, अगर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है तो उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड। एग्जाम्पल में क्या है, CO2, H2O, NH3 एंड देन HCl। आप इससे भी ज़्यादा चीज़ें ले सकते हो। एक और चीज़, अगर हम बात करें फास्फोरस, तो जो फास्फोरस की जो एग्जिस्टेंस होती है वो P4 के फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन की जो एग्जिस्टेंस होती है वो O2 के फॉर्म में होती है। सल्फर की एग्जिस्टेंस से बात करें तो वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्या सल्फर S8 के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, नॉट S2। आप एलिमेंट की बात करो तो आप S2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नेचर में जो एग्जिस्टेंस होती है वो किस फॉर्म में होती है, S8 के फॉर्म में, ठीक है। किंग क्राउन स्ट्रक्चर भी इसको हम लोग बोलते हैं। फास्फोरस की जो एग्जिस्टेंस है वो P4 के फॉर्म में, ऑक्सीजन की एग्जिस्टेंस कैसी है, O2 के फॉर्म में, और सल्फर की एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में है, S8 के फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या इन सबको आप एलिमेंट क्लासिफाई करोगे या कंपाउंड्स, सबके सब एलिमेंट्स है, क्यों, क्योंकि सबके सब क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हो। तो अगर सिंगल टाइप ऑफ एटम है तो उसे नेम क्या किया जाएगा, एलिमेंट्स। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है तो वो क्या होगा, कंपाउंड्स। अब बात होती है किसकी, मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स की 2 क्लासिफिकेशन, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेट्रोजेनियस। इसको हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण, इसको क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिक्सचर की बात करें तो अभी आप ले लो दाल और चीनी, वो भी एक मिक्सचर है ना। सैंड और वाटर, बालू और शुगर और वाटर समांगी होगा। 2 चीजें यहाँ पर, मिक्सचर जो है वो 2 चीजों से, एक होमोजीनियस, दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस। हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स है। अगर हम बात करें शुगर और वाटर्स की, शुगर और वाटर्स, और दूसरी चीज अगर हम बात करें सैंड और वाटर, यस सर, सैंड और वाटर इसमें आएगा ना, नहीं मैंने ये क्लासिफिकेशन थोड़ा ना किया कि ये होमोजीनियस में है फिर हेट्रोजीनियस। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके पास कुछ मिक्सचर्स हैं। पहला एग्जांपल है आपके पास शुगर और वाटर, दूसरा है सैंड एंड वाटर, तीसरा आप ले लो सॉल्ट एंड वाटर, और एक और पसंदीदा जो सबका होता है एल्कोहल एंड वाटर। ये सही है, शुगर एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर एंड एल्कोहल एंड वाटर, ये सबके सब एक दूसरे से मिक्सचर है। ये सब क्या है, एक दूसरे के
मिक्सचर है। बट हमें कैसे पता कि ये होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस? एक चीज़ सीखते हैं हम लोग, एक्चुअल में जो मिक्सचर हो रहा है उसमें क्या दो कंपोनेंट होंगे? कंपोनेंट कितने होंगे भाई? दो। तो हम लोग किसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे, किसको होमोजीनियस बोलेंगे? तो कहने का मतलब है कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर एक ऐसा सोल्यूशन या फिर एक ऐसा सबस्टेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम क्या होंगे? कंबाइंड होंगे। बात समझिएगा, दो या दो से ज़्यादा क्या होंगे? एटम्स क्या होंगे? एलिमेंट्स क्या होंगे? कंबाइंड होंगे। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन करेगा? मिक्सचर का। अब बात होती है कि वो होमोजीनियस है या फिर कैसा है? हेट्रोजीनियस। तो अगर एक ऐसा मिक्सचर है आपके पास जिसमें जो दो कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सोल्यूशन है ए बी, सोल्यूशन क्या है? ए बी। अगर आप इस सोल्यूशन में से इन दोनों पार्टिकल्स को ए और बी को क्या कर रहे हो? डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा? हेट्रोजीनियस। वो कैसा होगा? हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी। और आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है ए बी जिसमें आप ए और बी पार्टिकल्स को अलग नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब वो कैसा मिक्सचर है? समांगी। एग्जाम्पल्स बताते हैं, शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर को अगर आपने एक बार शरबत बना दिया तो आप उसके शुगर और वाटर पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल फिनोमेना के थ्रू। कोई फिजिकल फिनोमेना मतलब आप उसे हीट दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो, लाइट एनर्जी दे दो, या फिर आप कोई डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई कर दो, किसी भी प्रोसेस से ये शुगर एंड वाटर के पार्टिकल्स डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन बना हुआ है उसको हम लोग एक ट्रू सोल्यूशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रू सोल्यूशन। एक और चीज, क्या हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर को सोल्यूशन नाम दे सकते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग नाम क्या कर सकते हैं? ट्रू सोल्यूशन या फिर सोल्यूशन। अब एक वर्ड आ गई यहीं पर, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और, हाँ बोलो, ओके। सोल्यूशन का मतलब है विलयन और सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय और सॉल्वेंट होता है विलायक। सोल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, विलेय और विलायक। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी सोल्यूशन था शुगर एंड वाटर, तो शुगर एंड वाटर में जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है वो कौन है? वाटर। और जो सॉल्यूट है या फिर जो विलेय है वो कौन है? शुगर। हमें कैसे पता है कि एक सोल्यूशन में विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा? अगर आपको आपके सामने एक सोल्यूशन तैयार किया गया है और आपको सोल्यूशन बनाकर दिया गया है, आप कैसे पहचानोगे कि जो घुल जा रहा है भाई इसमें कौन सा? फॉर एग्जांपल वही दो चीज़ें, आपको एक शरबत ही दिया जा रहा है, आपको क्या दिया जा रहा है? शरबत। आपको शरबत हाथ में पकड़ा दिया जाए और आपको नहीं पता है कि इसमें क्या चीज़ें मिलाया गया है, क्या आप इसको टेस्ट करोगे? केमिस्ट्री में तो कभी भी टेस्ट नहीं किया जाता कोई भी चीज़। टेस्ट की बेसिस पर क्या पता उसमें कोई एसिड हो, है ना? तो आप इसमें दो कंपोनेंट को कैसे क्लासिफाई कर पाओगे कि इसमें दो एलिमेंट्स हैं जिससे ये शरबत बना हुआ है? शरबत का मतलब होता है कि जो चीनी है वो पूरी तरीके से वाटर में घुल चुकी है, हीट दे करके। अगर आप हीट दोगे वाटर वेपर्स क्या होगा? इवॉल्व हो जाएगा। तो जो पाउडर फॉर्म में मिलेगा क्या आप उसको शुगर कर सकते हो? क्या वो तो सॉल्ट जैसा भी दिख सकता है। तो कैसे क्लासिफिकेशन करोगे आप? विलेय क्या है और विलायक क्या है? जिसकी मात्रा कम होगी, ठीक है, इस चीज, ठीक है। आपके इस पॉइंट को भी हम लोग मेंशन कर देते हैं। हमने एक ही टॉपिक लिया अभी, सोल्यूशन। हमें पता है कि जो सोल्यूशन बना है वो किससे बना हुआ है? विलेय और विलायक से, ठीक है। अब हमें आपने जैसे एक वर्ड बोल दिया कि जो विलेय होता है वो सोल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और जो विलायक होगा वो क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट में या फिर हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। आप ही के अकॉर्डिंग हम चीज़ें समझ रहे हैं। अभी हमने आपको बोला कि सोल्यूशन में जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? विलेय, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? विलायक। अगर आप शुगर एंड वाटर की एग्जांपल ले रहे हो तो शुगर क्या होती है? लेस अमाउंट में, जबकि वाटर क्या होती है? ज़्यादा अमाउंट में। तो वाटर क्या होगा? विलायक होगा, जबकि शुगर क्या होगी? विलेय। समझते हैं? 10 ग्राम शुगर है आपके पास,
100 ml वाटर है, आपने इन दोनों को मिक्स किया तो आपको क्या मिला? सोल्यूशन। ध्यान से, 10 ग्राम शुगर है, 100 ml ऑफ वाटर है, दोनों को आपने मिक्स किया तो आपको मिला क्या? सॉल्यूशंस। इस सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है? विलेय, और जो लेस मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है? विलायक, मतलब सॉल्वेंट। मैम जैसे दूध और पानी, तो दूध और पानी में तो हमें तो दूध ही दिखाई देता है, हाँ, तो उसमें कैसे क्लियर करेंगे कि कौन आपको सॉल्वेंट? जब आप सोल्यूशन पढ़ोगे तो सोल्यूशन में आपको बताया जाएगा कि जो सोल्यूशन में शुगर एंड वाटर है वो कितने ml में मिक्स किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लीटर मिल्क ले रहे हो, ठीक है, आप 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिक्स कर सकते हो। हाँ, तो इसका मतलब कि वाटर हो गया आपका विलेय, हाँ, तो इसमें तो ये तो तुरंत गलत हो जाएगा इसमें। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत, कि जो सोल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? विलेय, और ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? विलायक। इस चीज़ का भी ऑप्शन है हमारे पास, सोल्यूशन है। फिक्स नहीं है, फिक्स हो जाएगा, अभी बताते हैं। बताइए, शुगर इसमें किस फॉर्म में है? सॉलिड स्टेट में, और जो वाटर है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड में। पहली चीज़ आप हमें एक बात बताइए, सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड या गैसियस? कैसे बताओ? सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी, कैसे बता? यहाँ पर तो आप अपने माइंड में एक चीज सेटअप करके चल रहे हो कि यहाँ पर शुगर एंड वाटर है तो जो शरबत बनेगा वो लिक्विड ही बनेगा। आपको कैसे पता कि जो सोल्यूशन है, एक्चुअल में जो सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है, याद रखिएगा, जो सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है वो डिफाइन कौन करता है? सॉल्वेंट। सोल्यूशन में सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही फिजिकल स्टेट किसका होगा? सोल्यूशन का। याद रखिएगा, मैंने फिर से बोला कि सोल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है डिपेंड करती है किस पे? सॉल्वेंट पे। तो सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा वही क्या होगा? सोल्यूशन का। तो एग्जांपल आपने देखा कि जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में, तो सोल्यूशन का भी जो स्टेट होगा वो कैसा होगा? लिक्विड। अब आपकी जो कन्फ्यूजन है कि जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट था उसे आपने सॉलिड बोला, और जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट था उसे आपने क्या बोला? सॉल्वेंट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने लिया जस्ट इसका अपोजिट, 100 ml एल्कोहल और 10 ml वाटर। अब तो कंफ्यूज हो गए, इससे भी सोल्यूशन बनेगा। 100 ml अब कितना है? एल्कोहल, और 10 ml क्या है? वाटर, और जो सोल्यूशन मिल रहा है वो भी लिक्विड ही मिलेगा। अब कंफ्यूजन है कि इसकी अमाउंट ज़्यादा है और इसकी अमाउंट क्या है? कम। और इस दोनों में हम कैसे पता करें कि एल्कोहल एंड वाटर में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? अल्कोहल होगा सॉल्वेंट, अच्छा, सॉल्वेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इसके मतलब लेस और मोर अमाउंट के बेसिस पर आप ये बोल सकते हो कि अल्कोहल जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है, और ये जो है वो क्या है? सॉल्यूट है। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? मिलते कैसे वो तो अभी बता दिया ना, कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो उसी तो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। हमें पता है आपके अंदर कंफ्यूजन है। अब देखिए हम इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे। हमेशा याद रखिएगा दो चीज़ें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अगर फिजिकल स्टेट क्या है? अलग अलग। ध्यान से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है? अलग अलग। जैसे सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट सॉलिड और लिक्विड का मतलब सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट कैसा है? लिक्विड। तो जो लिक्विड होता है वो ऑलवेज क्या होगा? सॉल्वेंट। वो ऑलवेज क्या होगा? सॉल्वेंट। याद रखिएगा, एक सोल्यूशन है तो उसमें दो कंपोनेंट है, ठीक है, जिस एक का कंपोनेंट कैसा है? सॉलिड में है, दूसरे का कंपोनेंट कैसा है? लिक्विड में। तो जो लिक्विड स्टेट होगा वही ऑलवेज क्या होगा? सॉल्वेंट। वहाँ पर अमाउंट मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट कर दो, आपने 100 ग्राम शुगर कर दिया और 10 ml क्या कर दिया? वाटर, ठीक है। तो इसमें शुगर सॉल्वेंट नहीं होगा, सॉल्वेंट ऑलवेज कौन होगा? जो लिक्विड स्टेज में होगा। जो लिक्विड स्टेज में होगा वही क्या होगा? सॉल्वेंट। ध्यान से, अगर सोल्यूशन में दो अलग अलग फिजिकल स्टेट के कंपोनेंट मिक्स हैं, ठीक है, तो जो लिक्विड स्टेज में होगा वही ऑलवेज क्या होगा? सॉल्वेंट। अगर यहाँ पर भी तो कंफ्यूजन बढ़ गया कि ये दोनों तो किस स्टेज में है? लिक्विड स्टेज में। तब यहाँ पर आप बात करोगे इस अमाउंट के बारे में, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट। तो जो अल्कोहल है वो सॉल्वेंट की तरफ बिहेव करेगा और जो वाटर है वो कैसे बिहेव करेगा?
सॉल्यूट की तरह। दूध पानी वाले वही होगा। सेम चीज़ है। मिल्क एंड वाटर दोनों लिक्विड स्टेज में है, तो अमाउंट के बेसिस पर आप पता करोगे कि सॉल्यूट कौन है एंड सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, फिर से ध्यान देखिए, सोल्यूशन है आपके पास। ठीक है, सोल्यूशन की दो चीज़ें हमने बताई आपको। पहली चीज़, अगर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है भाई, भौतिक अवस्था अलग है, डिफरेंट है ना। जो सॉल्यूशन है उसमें जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, अलग अलग है। तो जो लिक्विड स्टेज में होगा, किस स्टेज में, लिक्विड स्टेज में, वही ऑलवेज क्या होगा, सॉल्वेंट, ऑलवेज वही क्या होगा, सॉल्वेंट। बट दोनों की स्टेट कैसे हो जाए, सेम। अगर दोनों की फिजिकल स्टेट कैसी हो जाए, सेम, तो वहां पर हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, अमाउंट के बेसिस पर। किसके बेसिस पर करेंगे, अमाउंट के बेसिस पर। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आप उस पर फोकस नहीं करो, इधर फोकस करो, क्योंकि वो फोकस कुछ टाइम के लिए, लेकिन इधर का फोकस इधर सेट होगा। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके के सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन में कंपोनेंट के फिजिकल स्टेट अलग अलग हैं तो जो लिक्विड स्टेज में होगा वही ऑलवेज क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, मतलब विलायक होगा। ठीक है, अगर सोल्यूशन में दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है तो जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा और जिसकी अमाउंट कम होगी वो क्या होगा, सॉल्यूट। क्या ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया? तो आप फटाफट हमें बताइए, शुगर और वाटर, सैंड और वाटर, सॉल्ट और वाटर, इसमें कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर और कौन सा हेट्रोजीनियस? ये होमोजीनियस होगा। सैंड और वाटर हेट्रोजीनियस होगी। सॉल्ट एंड वाटर होमोजीनियस, और अल्कोहल एंड वाटर होमोजीनियस। मिल्क एंड वाटर भी क्या होगा,